अब शुरू करते हैं फाइबर स्ट्रेंथनिंग के बारे में। फाइबर स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स को हम लोग अलग अलग पिलर्स को डाल करके और स्ट्रेंथ को जो प्रोवाइड करते हैं, इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, फाइबर स्ट्रेंथनिंग। जब हम लोग कंपोजिट्स पढ़ रहे थे दोस्तों, तो कंपोजिट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोग कंपोजिट पढ़ रहे थे तो कंपोजिट में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपोजिट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। कंपोजिट के अंदर एक मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ फाइबर्स ओरिएंटेड होते हैं। तो ये जो हैं ये मैट्रिक्स के अंदर के फाइबर्स हैं, और हम लोग का जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का सब्सटेंस है वो क्या है, मैट्रिक्स है। क्या हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और जो अंदर के क्या हो गए, ये फाइबर्स हो गए। तो जो स्ट्रेंथ होगी वो फाइबर्स और मैट्रिक्स की वजह से आएगी। फाइबर्स क्या करते हैं, ये मेनली लोड कैरी करते हैं, यही मेन आपका क्या करते हैं, लोड कैरी करते हैं। और मैट्रिक्स क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट आ रहा है। अच्छा, एक और बात है, जो कंपोजिट होता है वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। कंपोजिट की प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, एनाइसोट्रॉपिक होती हैं। कंपोजिट की प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। तो जो कंपोजिट होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट आएगा यहाँ पे, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंपोजिट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, ठीक है, प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स। दोनों के बराबर होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा, इसी तरीके से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करें, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम, तो फाइबर आपको पता है कि फाइबर ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो फाइबर का जो स्ट्रेस आएगा, सपोज करो सिग्मा एफ फाइबर हो गया, और मैट्रिक्स का अगर सिग्मा मैट्रिक्स हो गया, तो एक बात बताओ, आप खुद ही मेरे को बोलोगे कि सर जो कंपोजिट होगा उसकी स्ट्रेंथ जो आएगी वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगी। बताओ क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, एक फाइबर भी है और एक क्या है, एक मैट्रिक्स भी है। तो कंपोजिट की जो स्ट्रेंथ आएगी, जो सिग्मा कंपोजिट देखिए आता है, सिग्मा कंपोजिट क्या होता है, परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन, परसेंटेज वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फाइबर, ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्सएफ से लिख रहा हूँ, एक्सएफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं एक्सएफ बोल रहा हूँ, इनटू सिग्मा फाइबर प्लस परसेंटेज वाई में लिख दे रहा हूँ, वाई मैट्रिक्स यानी कि वॉल्यूम है ऑफ मैट्रिक्स इनटू सिग्मा मैट्रिक्स, ठीक है, इसी के बराबर होगा। अब देखिए वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ, अब ये ग्राफ अगर आपको समझ में आ चुका है तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग का वॉल्यूम वाइज परसेंटेज एक्स जो है वो 30% सपोज करो आप फाइबर है, जहाँ पे सिग्मा फाइबर जो है वो क्या है 400 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली परसेंटेज वाई जो है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा 100% माइनस 30%, दैट इज हाउ मच 70% आ जाएगा। और सिग्मा मैट्रिक्स जो है वो अगर आपका 100 न्यूटन पर मीटर क्यूब का आ रहा है, तो सिग्मा कंपोजिट कितना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो सिग्मा कंपोजिट जो आएगा आप क्या लिखोगे, परसेंटेज ऑफ एक्स आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, इंटू सिग्मा फाइबर आप मल्टीप्लाई करोगे, प्लस वाई इंटू प्लस आप क्या करोगे वॉल्यूम फ्रैक्शन ले लोगे। किसका वॉल्यूम फ्रैक्शन ले लोगे, मैट्रिक्स का ले लोगे, और उसमें सिग्मा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये वैल्यू जो आ जाएगा आपकी आएगी 0.3 इंटू 400 प्लस 0.7 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 70 क्या न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये 190 न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ आ जाएगा सिग्मा कंपोजिट का। अगर मान लो आपको एक वॉल्यूम अगर दे दिया गया, कंपोजिट बनाओ जो कि जिसका वॉल्यूम कितना आ जाए 0.5 आए हो, जिसका वॉल्यूम मान लो सपोज करो आपका वॉल्यूम ऑफ कंपोजिट जो है
वो 0.5 मीटर क्यूब हो तो क्या आपका सिग्मा कंपोजिट जो आएगा, डैश अब मैं लगा दे रहा हूँ, वो 190 इंटू 0.5 मीन्स 95 न्यूटन आ जाएगा। बताओ 95 न्यूटन आ जाएगा, हो जाएगा। सिग्मा कंपोजिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 न्यूटन आ जाएगा। अगर आप वॉल्यूम की जगह पे अगर आपको लेंथ अगर प्रोवाइड कर दिया गया हो, लेंथ प्रोवाइड कर दिया गया हो और लेंथ की वैल्यू दे दी गई हो 0.5 मीटर, तो सिग्मा कंपोजिट बताओ अब कितना हो जाएगा? 190 इंटू 0.5, दैट मीन्स 95 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से भी एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके का मैकेनिज़्म जिसमें कि हम लोग अपने मैट्रिक्स को एक फाइबर को डाल करके स्ट्रेंथन करते हैं, इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं फाइबर स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज़्म। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। तो हाँ, एक और चीज़ कि आपको ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट का स्ट्रेंथ 400 का था, मैट्रिक्स का स्ट्रेंथ 100 का था। जो इस गिवन वॉल्यूम फ्रैक्शन में आया है हम लोग का कंपोजिट, उसका कितना स्ट्रेंथ आया? 95 आया। ये सिग्मा एप्सिलॉन कर्व भी हो गया। ठीक है, तो ये कर्व भी हम लोगों के लिए क्लियर हो गया। आपको या तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या आपको न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम दिया जा सकता है पेपर में। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने नए सेगमेंट की ओर, जिसको कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग क्या होता है? नाम जैसा सुनाई दे रहा है, जैसा हम लोग को नाम समझ में आ रहा है, जैसा हम लोग को नाम समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग के बल्क मटेरियल के अंदर कुछ प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, डिसलोकेशंस कहाँ पे मूव करते हैं? डिसलोकेशंस मूव्स ऑन स्लिप प्लेन्स। ठीक है, डिसलोकेशंस कहाँ पे मूव करते हैं? स्लिप प्लेन पे मूव करते हैं। अगर डिसलोकेशन स्लिप प्लेन पे मूव करते हैं एंड इफ a mechanism is made which stops the motion of slip plane, तो बताओ क्या आपका मटेरियल जो रहेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? आप बोलोगे हाँ सर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका आराम से फेलियर नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। और जब ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा आपको अपने मटेरियल के अंदर, तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? स्ट्रेंथेंड हो जाएगा। उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर करते क्या हम लोग सॉरी, अगर हम लोगों का अगर हम लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दें जिसके अंदर हम लोग डिसलोकेशन के मोशन को हिंडर करना है। अब एक डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझते हैं। हम लोगों ने जब अलॉय फॉर्मेशन पढ़ा तो अलॉय फॉर्मेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम वैलेंसी, सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिविटी वाले मटेरियल्स और सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले मटेरियल क्या करते हैं? आराम से एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से एग्जांपल हम लोग समझते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम का। अगर एल्यूमिनियम का बल्क मटेरियल है, बेसिक एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम लोग कॉपर के परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो क्या एक अलॉय टाइप का फॉर्मेशन होगा? आप बोलोगे हाँ सर होगा। तो अभी हम लोग एक फेज डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप, ये जो फेज होता है एल्यूमिनियम का, यहाँ पे 100% एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 100% एल्यूमिनियम, और इस टेम्परेचर को, ये जो टेम्परेचर है हम लोग का वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट स्टेज बनता है कॉपर का परसेंटेज का, वो 100% नहीं जाता है, वो Al2CO3 बनता है। और दोस्तों ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज है 5.5% कॉपर का। ठीक है, किसका परसेंटेज है? मैं थोड़ा दूसरा पेन यूज़ करना चाहता हूँ जिससे कि हम लोग को आसानी हो। अब दोस्तों देखिए क्या होता है, अगर हम लोग ऊपर से फेज बनाना चालू करें तो देखो आप, यहाँ पे आएगा ये अल्फ़ा प्लस लिक्विड और यहाँ पे ये बनता है लिक्विड प्लस Al2CO3। हम लोग को बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने मटेरियल को जिसके अंदर की परसेंटेज ऑफ कॉपर लेस देन 5.5% है,
वो वाला पर्टिकुलर अलॉय उठाने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर की कॉपर का परसेंटेज कितना है, 5.5 से कम है। तो एक बात बताओ आप, इस स्टेज पे क्या रहेगा, वो लिक्विड रहेगा। इसकी हम लोग इस जोन में कूलिंग करा रहे हैं और कहाँ तक लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, और हम लोग अलोंग दिस लाइन अपने मटेरियल का कूलिंग करवा रहे हैं, ठीक है। अब इस अलॉय कंपोजिशन के लिए देखिए, हम लोग सबसे पहले तो फेज डायग्राम्स बनाते हैं। जब हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग टेम्परेचर्स पे फेज डायग्राम बनाएंगे तो देखिए वो कैसा हो जाएगा। सबसे पहले ए पॉइंट पे आप बताओ क्या रहेगा, ए पॉइंट पे पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ये पॉइंट ए है। इसके बाद हम लोग जरा पॉइंट बी देख लेते हैं। पॉइंट बी में दोस्तों क्या हो जाएगा, कहीं कहीं पर अल्फा फेज बनना चालू हो जाएगा और पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो रहेगा, पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो रहेगा ये क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं, अल्फा फेज का मतलब क्या होता है। अल्फा जो फेज होता है वो होता है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर इन एल्यूमिनियम विथ मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, विथ जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आ रही है, कितनी आ रही है, 5.5% तक आ रही है, ठीक है दोस्तों। कहाँ तक आ रही है, 5.5%। यहाँ पे आप देखो ये 5.5% आ रहा है। तो सेकेंड स्टेज के अंदर लिक्विड प्लस अल्फा बन रहा है। इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला, बी पॉइंट बोला। अब आइए सी पॉइंट पे देख लेते क्या है। अब सी पॉइंट पे क्या हो जाता है मित्रों, कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो हो जाता है वो अल्फा फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया सी। और सी के बाद जैसे इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं तो इसमें होता क्या है कि इसमें जगह जगह, सॉरी, इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं इसको Al2CO3 को K बोल दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब मेरा जहाँ तहाँ K बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बताओ। इस जोन में क्या बनेगा, डी पॉइंट पे क्या बनेगा, अल्फा प्लस CO3 बनेगा। तो अब इस मटेरियल के अंदर जहाँ तहाँ K बनना चालू हो गया, यानी कि Al2CO3 बन गया। ये तो नॉर्मल फेज डायग्राम था, ठीक है। ये तब था जबकि हम लोगों ने क्या किया था, अपने मटेरियल के अंदर कूलिंग जो था वो स्लो किया था। तो उस केस में क्या बना, Al2CO3 बन गया और अल्फा फेज बन गया। यहाँ पे हम लोग का क्या बना, अल्फा फेज बना। अब अगर मैं अपने एल्यूमिनियम मटेरियल का, ये जो पूरा ग्राफ था ये किसका ग्राफ था, स्लो कूलिंग का ग्राफ था। अब अगर मैं अपने मटेरियल को रैपिड क्वेंचिंग कराने की कोशिश करूं, अगर अब मैं अपने मटेरियल की रैपिड क्वेंचिंग कराने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखिए होगा क्या, रैपिड क्वेंचिंग के टाइम पे आपका अल्फा प्लस लिक्विड फेजेस जो होंगे, अल्फा प्लस लिक्विड फेज नहीं बन पाएगा, अल्फा फेज नहीं बनेगा। और देखिए होगा क्या, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम लोग रैपिड कूलिंग करेंगे, अभी हम लोग जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। तो पहले मैं आपके सामने वर्ड्स लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको सरकारी भाषा का एग्ज़ाम में आती है। गवर्नमेंट की जो लैंग्वेज है वो क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी गवर्नमेंट एग्जाम्स की लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करता है। देखिए, तो आपके एग्जाम में जो कोई स्टेटमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि व्हेन अ कंपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम having copper percentage less than 5.5% is rapidly cooled, sorry, rapidly cooled or quenched। तो होगा क्या उस कंडीशन में, कॉपर इज ट्रैप्ड इनसाइड, कॉपर इज trapped inside the aluminum matrix, ठीक है ना। शुरुआत में क्या हो जाएगा, शुरुआत में जो आपका कॉपर था वो ट्रैप हो जाएगा, ठीक है।
विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखिए होगा क्या, टाइम के साथ साथ क्या होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो कॉपर होगा वो क्या करेगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होना चाहेगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉपर विल react with aluminum to form Al2CO3, जिसको कि और क्या बोलेंगे हम लोग, एल्यूमिनियम क्यूप्राइड बोलेंगे इसको हम लोग और क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम क्यूप्राइड, एल्यूमिनियम क्यूप्राइड पार्टिकुलेट्स एल्यूमिनियम क्यूप्राइड के क्या करेंगे, पार्टिकुलेट्स को फॉर्म कर लेंगे। अगर एल्यूमिनियम क्यूप्राइड के पार्टिकुलेट्स फॉर्म हो जाएंगे तो उनको हम लोग और क्या बोलेंगे कि पर्सिपिटेट्स बन गए। पर्सिपिटेट्स बन गए। ठीक है दोस्तों, दो फिनोमेना हुआ। अब देखिए तीसरा फिनोमेना फिर क्या होगा, तीसरा फिनोमेना होगा, अब क्या होगा नेक्स्ट केस में कि मोर एंड मोर विथ, फिर से पैसेज ऑफ टाइम, विथ इंक्रीजिंग टाइम, मैं इस बार लिख रहा हूं विथ इंक्रीजिंग टाइम मोर एंड मोर particulates will be formed। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपके पार्टिकुलेट्स फॉर्म होंगे एंड दीज पार्टिकुलेट्स या जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेट्स बोलते हैं, दीज पार्टिकुलेट्स और पर्सिपिटेट्स will hinder the motion of dislocations। अगर आपके पार्टिकुलेट्स आपके मोशन को अगर स्टॉप करने लगें तो क्या आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? आप बोलोगे हाँ सर बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, जिसमें होता क्या है दोस्तों, शुरुआत में कॉपर, और ये कॉपर, ये जो मैं पार्टिकुलेट्स बना रहा हूँ ये कॉपर के बना रहा हूँ, और बाकी पूरा मटेरियल जो क्या है एल्यूमिनियम, शुरू में कॉपर ट्रैप हो गया और टाइम के साथ क्या हुआ, इस कॉपर ने Al2CO3 बनाना चालू कर दिया और वो क्या कर दिया, वो पूरे Al2CO3 कुछ इस तरीके से फैलने लगे, Al2CO3 कुछ इस तरीके से फैलने लगे, Al2CO3 कुछ इस तरीके से फैलने लगे और Al2CO3 के क्या बन गए, पार्टिकुलेट्स बन गए। अगर आपके Al2CO3 के पार्टिकुलेट्स बनेंगे, ये आपका तब था जबकि टाइम t ऑलमोस्ट 0 था। ठीक है ना, टाउ से हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग इसको टाउ ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये टाउ जो था ऑलमोस्ट 0 था और ये जो था वो टाउ हो गया वो ऑलमोस्ट 30 डेज आप मान लो। वैसे एक्चुअली में और भी दिनों तक होता रहता है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम लोग इस टॉपिक को अभी और फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि टाइम के साथ में एल्यूमिनियम क्यूप्राइड का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि मोर एंड पार्टिकुलेट्स के या पर्सिपिटेट्स के अगर इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स का, आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। लेकिन एक और फिनोमेना हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि स्मॉलर पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट्स, स्मॉलर पार्टिकुलेट्स या पर्सिपिटेट्स जो भी आपको लिखना है, स्मॉलर पर्सिपिटेट्स आर रिकम्बाइनिंग। क्या हो रहा है, रिकम्बाइनिंग विथ टाइम। तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ में आपका रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये हो रहा है कि नंबर ऑफ पर्सिपिटेट्स जो हैं वो क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली वो डिक्रीज भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों फिनोमेना एक साथ हो रहा है। देखिए अगर हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करें
स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम का एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर हम लोग स्ट्रेंथ वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें विथ टेम्परेचर, तो देखिए दोस्तों होगा क्या, सबसे पहले जो स्ट्रेंथ होगा हम लोगों के मटेरियल का, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, सपोज करो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है, T1 है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। टाइम के साथ पर्सिपिटेट्स बन रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन स्लोप जो है ग्राफ का वो डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर पर्सिपिटेट्स क्या कर रहे हैं, स्मॉलर पर्सिपिटेट्स वो आपस में रिकम्बाइन भी हो रहे हैं टाइम के साथ में। ये जो ग्राफ है हम लोग का वो टाइम का ग्राफ है, वो किसका ग्राफ है, टाइम का ग्राफ है। और वर्सेस क्या है, वर्सेस जो है हम लोगों का, हम लोगों ने इस एक्सिस पे स्ट्रेंथ को प्लॉट किया हुआ है। तो दोस्तों टाइम के साथ में स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है लेकिन उसका ग्राफ घट रहा है। रीजन क्या है कि स्मॉलर पर्सिपिटेट्स रिकम्बाइन भी हो रहे हैं एक साथ, और क्या कर रहे हैं, बड़े पार्ट जैसे कि छोटे छोटे अगर पर्सिपिटेट्स आपके बने हैं और इस तरीके से पर्सिपिटेट्स हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, ये बड़े होकर के और ऐसे ऐसे पर्सिपिटेट बना ले रहे हैं। जो ये छोटे छोटे पर्सिपिटेट्स मिल करके और बड़े बड़े पर्सिपिटेट्स बना ले रहे हैं, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर एजिंग। एक टाइम के बाद पर्सिपिटेट्स बनना स्टॉप हो जाएगा। इस पॉइंट पे देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका पर्सिपिटेट्स फॉर्मेशन क्या हो जाता है, पर्सिपिटेट फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। पर पर्सिपिटेट का कॉम्बिनेशन तो होता जाएगा ना, एक टाइम तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम तक क्या होता है, जो बचे हुए कुछ पर्सिपिटेट ऐसे भी थे जो रिकम्बाइन होंगे, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के अंदर अगर हम लोग ग्राफ को देखें तो ये क्या होता है, स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। क्योंकि अब इस जोन में क्या हो रहा है कि केवल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, दोनों फिनोमेना हो रहा है। लेकिन पहले टाइम में ये वाला जो पार्ट था वो क्या था, डोमिनेंट था। जो सेकेंड फेज था जो कि आफ्टर मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद का फेज है, उसमें रिकॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि ओवर एजिंग हो जा रही है। और ओवर एजिंग का मतलब ये होगा, इस टाइम को क्या बोलते हैं, इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर एजिंग पीरियड। ठीक है, इस टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, ओवर एजिंग पीरियड। अब दोस्तों देखिए एक और चीज़ है कि अगर मैं टेम्परेचर को क्या करूं, फर्दर इंक्रीज करता चलूं, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, ज़्यादा टेम्परेचर पर ले करके जाऊंगा हीट करके, ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो पार्टिकुलेट फॉर्मेशन जो हो जाता है वो फास्ट हो जाता है। बट क्या होता है कि लेसर पार्टिकुलेट्स बनते हैं, लेसर नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स बनते हैं। क्या होता है, लेसर नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए लेसर नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स फॉर्म होने का मतलब ये हुआ कि फॉर्मेशन तेज हो गया है, लेकिन हम लोग के मैकेनिज्म में अब क्या हो जाएगा, कम ही टाइम में हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, पहले वाले केस के कंपैरिजन में जो स्ट्रेंथ आ रहा है मेरा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकुलेट्स कम होते जा रहे हैं। तो ये मेरा T2 पे ग्राफ आया था और T2 की वैल्यू आ गई थी 800 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों अगर मैं फिर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये अगर मेरा T3 टेम्परेचर के लिए ग्राफ बना हुआ है, तो T3 टेम्परेचर अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फर्दर मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो मिलेगा वो किस टाइम में मिल जाएगा, टाउ 3 में मिलेगा। टाउ 3 क्या होगा, टाउ 2 से और टाउ 1 से क्या रहेगा। अगर यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है उसको टाउ 2 बोल दें, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसको हम लोग टाउ 1 बोल दें, ठीक है। इसी तरीके से ये जो स्ट्रेंथ है वो σ3 है, ये स्ट्रेंथ σ2 है और ये स्ट्रेंथ σ1 है। तो देखिए एक बहुत ही दिलचस्प रिलेशन बन के आता है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर वो क्या पूछा जा सकता है, वो पूछा आपको ये जा सकता है एग्ज़ाम में कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएं T1
लेस देन T2 इज लेस देन T3, तो क्या सिग्मा 1 भी बढ़ता जाएगा, सिग्मा का ऑर्डर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ फॉर्मेशन रैपिड हो रहा है, फॉर्मेशन इज रैपिड, बट आप क्या बोलोगे कि सर नंबर आर लेस, पार्टिकुलेट्स का नंबर क्या है, कम हो रहा है, और पार्टिकुलेट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, रैपिड हो रहा है। फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, रैपिड हो जा रहा है, ठीक है। पार्टिकुलेट्स का फॉर्मेशन रैपिड हो रहा है और नंबर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। उस कंडीशन में सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर दैन सिग्मा 2 विल बी ग्रेटर दैन सिग्मा 3, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ हो रही है कि सिग्मा के मैक्सिमम टाइम को अटेन करने में अगर देखा जाए तो टाउ 1 इज ग्रेटर दैन टाउ 2 इज ग्रेटर दैन टाउ 3। तो दोस्तों एक चीज़ समझ में आ गया, टेम्परेचर बढ़ने से टाइम तो कम लगता है लेकिन स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। वो क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ जो हो जाता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। स्ट्रेंथ क्या कर जाता है, इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ने से स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, बट टाइम भी डिक्रीज कर जाता है। तो अगर हम लोग को जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एज हार्डन करके, तो क्या हो जाएगा, हम लोग स्ट्रेंथ कम कर लेंगे, कम टाइम बना लेंगे और हार्डन कर देंगे। ये जो पूरा मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट हार्डनिंग, या क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ हमारा मटेरियल हार्ड हो रहा है, तो ये एज हार्डनिंग होता है। अच्छा एक और बात है कि जो इसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट्स हिंडर द मोशन ऑफ स्लिप प्लेन्स, हैंस क्या करते हैं ये, इसलिए क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथनिंग कर देते हैं मटेरियल की, इसलिए मटेरियल के स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और मटेरियल के स्ट्रेंथ को अगर ये बढ़ा देते हैं, अगर ये मटेरियल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, अगर ये मटेरियल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, एज हार्डनिंग करा दिया है हम लोगों ने, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे थे, नॉर्मल मैकेनिज्म में हम लोग अल्फा फेज बना रहे थे, अल्फा प्लस Al2CO3 बना ले रहे थे, लेकिन जब एज हार्डनिंग करनी रहती है तो हम लोग अपने मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं, उसको रैपिडली कहीं पर ऑयल बाथ में या वाटर बाथ में डाल दिया। उससे क्या हुआ कि शुरुआत में कॉपर जो था वो अपनी अपनी जगह पे लॉक हो गया, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ एल्यूमिनियम और कॉपर मिला करके एल्यूमिनियम क्यूप्राइड बनाना चालू किए। एल्यूमिनियम क्यूप्राइड के पार्टिकुलेट्स बन गए। अब जैसे से टाइम बीत रहा है, जैसे से टाइम एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकुलेट्स फॉर्म कर रहे हैं। ये पार्टिकुलेट्स डिफॉर्मेशन अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो उसको क्या करते हैं, हिंडर करते हैं। तो डिफॉर्मेशन को तो हिंडर कर रहे हैं, लेकिन और क्या हो रहा है साथ के साथ कि अलग अलग पार्टिकुलेट्स मिलके बड़े बड़े पार्टिकुलेट्स बना रहे हैं। तो पार्टिकुलेट का एक और पॉइंट यहाँ पे अब हम लोग को एग्जाम के पॉइंट से लिखना है, वो ये है कि अगर पार्टिकुलेट का साइज अगर बढ़ता है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉल पेच इक्वेशन में भी तो यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, क्या पढ़ा था हॉल पेच इक्वेशन में, कि साइज जितना छोटा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, हम लोग का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में, ठीक है। तो अगर दोनों का दोनों मैकेनिज्म एक साथ हो रहा था तो ये समझ में आया कि इसीलिए इसका स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एक टाइम तक ही तो जाने के बाद क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेशन बनते रहेंगे ना, उसके बाद क्या हो जाएगा इस टाइम में, अब जो बचे हुए थे वो क्या किएंगे, लार्ज बना लेंगे, लार्ज पार्टिसिपेट्स बना लेंगे। अगर लार्ज पार्टिसिपेट्स बना रहे हैं तो डिफॉर्मेशन को क्या करेगा, वो स्टॉप नहीं कर पाएगा। डिफॉर्मेशन को नहीं स्टॉप कर पाएगा का मतलब क्या हो गया, आपका मटेरियल क्या हो गया उस कंडीशन में, पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसका घट जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ हम लोग को देखिए, अगर हम लोग को जल्दी से जल्दी हार्डनिंग करनी है तो हम लोग हाई टेम्परेचर पर अपने मटेरियल को लेकर के जाएंगे, और हाई टेम्परेचर पर ले जाने के बाद उसको रैपिडली कूल कर देंगे। तो अब फिर से पार्टिकुलेट फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है
वो क्विक हो जाएगा, जल्दी जल्दी पार्टिकुलेट्स बनना चालू होंगे, यानी कि टाइम कम लगेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो रिकॉम्बिनेशन जो होता है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में एक और चीज़ होता है कि रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ता है। रिकॉम्बिनेशन का जो रेट होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रिकॉम्बिनेशन का अगर रेट बढ़ जाएगा तो आपके मटेरियल का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले, पहले कंपेरिजन में डिक्रीज करेगा। फिर अगर हम लोगों ने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो और डिक्रीज कर जाएगा। आई होप कि ये ग्राफ क्लियर हो गया है। अब कुछ तो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग के एग्जांपल्स भी होते होंगे, तो आइए प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपको आज से याद रखना है वो कौन सा अलॉय फॉर्म होता है एल्यूमिनियम का। वो एल्यूमिनियम के कुछ अलॉयज हैं जो कि एज हार्डनेबल अलॉयज हैं। जो कुछ एल्यूमिनियम के जो अलॉयज हैं वो एज हार्डनेबल अलॉयज हैं। एल्यूमिनियम के कुछ अलॉयज हैं वो कुछ एज हार्डनेबल अलॉयज हैं, वो एज हार्डेंड अलॉयज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्यूरालुमीन है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का मैग्नीशियम है, इसके अलावा हम लोग का हिंडेलियम है, और फिर एक हम लोग का वाई अलॉय है, ठीक है दोस्तों। ड्यूरालुमीन वो एलिमेंट होता है जिसमें 5.5% कॉपर होता है, मैग्नीशियम में 4% कॉपर होता है, हिंडेलियम में 4.5% कॉपर होता है, और वाई अलॉय में 3% तक कॉपर होता है। और ये चारों के चारों जो इम्पोर्टेंट अलॉयज हैं वो एल्यूमिनियम के अलॉयज हैं, जो कि एज हार्डनेबल अलॉयज हैं, जो कि एज के साथ में हार्डन किए जाते हैं और कई कई सालों तक इनको छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे प्रेसिपिटेट्स बनने लगते हैं, ठीक है। हिंडेलियम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी ने बनाया है, इसलिए उसको हिंडेलियम बोलते हैं। हिंडाल्को कंपनी ने बनाया है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। मैग्नीशियम और वाई अलॉय ये भी एज हार्डनेबल हैं। और कार्बन, ये कॉपर का परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है। देखिए होता क्या है कि अगर आपका एल्यूमिनियम है, आप समझना, और ड्यूरालुमीन है, और अगर मान लो कि आप स्टील हम लोग ले रहे हैं, दोस्तों एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो 2800 होती है। ड्यूरालुमीन में क्योंकि कॉपर भी जुड़ा हुआ है, कॉपर थोड़ा सा ज़्यादा डेंसिटी होता है, तो ये ऑलमोस्ट 4000 तक हो जाता है। और स्टील का 7800 क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या आता है, डेंसिटी आता है, डेंसिटी। अच्छा अब स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। आइए, स्ट्रेंथ जो होता है वो एल्यूमिनियम का जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है ऑलमोस्ट 170-150 MPa तक होता है। अगर स्टील के बारे में हम लोग बात करें तो स्टील का जो स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम 400 मेगापास्कल होता है। लेकिन ड्यूरालुमीन का जो स्ट्रेंथ होता है दोस्तों वो 800 मेगापास्कल तक हो जाता है। तो एक बात बताओ आप कि वेट वाइज भी ड्यूरालुमीन स्टील के कंपैरिजन में क्या है, बेटर है, और स्ट्रेंथ वाइज भी बेटर है। इसलिए जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं, जो भी एयरक्राफ्ट्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल के जो आपके पिस्टन्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल पिस्टन्स अगर जो बनते हैं, जो आपके कार्बोरेटर्स बनते हैं, ठीक है, जो आपके कार्बोरेटर्स बनते हैं वो किस चीज़ से बने रहते हैं, वो आपके ड्यूरालुमीन से बने रहते हैं। वो किससे बने रहते हैं, ड्यूरालुमीन से बने रहते हैं। तो दोस्तों हम लोग को प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलॉइंग के बारे में पढ़ेंगे। अलॉइंग का बेसिक मैकेनिज्म हम लोग को पता है कि कंप्रेसिव फील्ड बनता है, टेंसाइल फील्ड बनता है, और ह्यूम-रॉथरी रूल को फॉलो करता है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अब कास्ट आयरन के बारे में पढ़ेंगे, स्टील के बारे में पढ़ेंगे, हाई स्पीड स्टील पढ़ेंगे, अलॉइंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।